आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। गौरक्षा के नाम पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। शक की बिना पर आए दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि 3 तलाक, हलाला, एक से ज्यादा शादियों को लेकर मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने के दावे तो बहुत किए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि गौरक्षा के नाम पर मारे जा रहे इन लोगों के घर के खवातीन का क्या ये मुस्लिम खवातीन नहीं है, और या फिर सियासी एतबार से ये तमाम मौजू जो है उनको सूट नहीं करते और इसीलिए इन खवातीन को इंसाफ दिलाना उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता है या सूट नहीं करता है। तो फिर ये खवातीन इंसाफ के लिए जाएं तो जाए कहां, लगाएं तो किससे गुहार लगाएं। इस पूरे मामले में लोकल पुलिस का गैर इंसानी चेहरा सामने आया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की गुहार फिर किससे लगाई जाए। पुलिस इस मामले की इत्तला मिलने के 1 घंटे के बाद पहुंची, जहां दूरी सिर्फ 10 मिनट ही थी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक इतनी देर भी नहीं हुई थी। रकबर अभी जिंदा थे, लेकिन पुलिस को रकबर की जान की फिक्र ही कहाँ थी। पहले पुलिस ने रकबर को जीप में डाला, फिर उसके बाद टी ब्रेक लिया और फिर 6 किलोमीटर का रास्ता 4 घंटे में पार किया। और जब तक रकबर को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। रकबर की मौत हो चुकी थी। हम रात में हमारे ला रहे जी, वह साधन से न बितकेगी जी, हम वहाँ से अंधेरे अंधेरे में ले जाएंगे जी। फिर वहाँ से बाइक आई जी, एक बाइक से वह लुकरी बिदक गई, बन के खेत में घुस गई। उसमें से फायरिंग करा जी लोगों ने। वह उसके पास लुकी दौड़ गई जी। वह पता नहीं जान कितने आगे पहुंच गए उनके पास जी। मेरा पति बड़कन के लिए गाय लेने को गया दूध के लिए, और उनको सजा देनी चाहिए। रकबर, अखलाक, जाहिद, रसूल भट्ट, मोहम्मद मजलूम, आजाद खान, अबू हनीफा, रियाजुद्दीन, पहलू खान, गुलाम मोहम्मद, मोहसिन शेख, अयूब, छोटू खान, जुनैद, कितने नाम मैं यहाँ लिखूं जिनको गाय के नाम पर या फिर ये कहें कि मुसलमान होने के नाम पर भीड़ ने कत्ल कर दिया। कितनों से उनके वालिद, भाई, शौहर, बेटों को छीन लिया गया। अभी जब मैं रिपोर्ट लिख रही हूँ तो इसी वक्त रामबन के मकरकोट में गौरक्षा के नाम पर 65 साल के अब्दुल हमीद शेख को निशाना बनाया गया है। उनको बुरी तरह से पीटा गया है और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सवाल यह है कि हमारा मुल्क कहां जा रहा है। वजीर आजम इन सो कॉल्ड गौरक्षकों को या फिर कहें कि फर्जी गौरक्षकों को लेकर सवाल कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने सख्ती से निपटने की बात कही और कहा कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून बनाने के अहकाम जारी किए हैं। लेकिन कानून, हुकूमत, कोर्ट, किसी का भी डर इन सो कॉल्ड गौरक्षकों या गुंडों को नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि सख्त कार्रवाई की बात करना क्या सिर्फ एक दिखावा है और हकीकत कुछ और। अगर हुकूमत में आला ओहदों पर बैठे कुछ लोग मुलजिमों को एजाज से नवाजें और माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करें तो ये सवाल तो उठना लाजिम है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर गौरक्षा के नाम पर मासूमों को कब तक निशाना बनाया जाता रहेगा और आखिर कब तक सिर्फ निंदा होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो हमेशा इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो मजम्मत की जाती है, तमाम लीडर सामने आते हैं, हुकूमत से, अपोजिशन से तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुलजिमों को नहीं बख्शा जाएगा, इंसाफ दिलाया जाएगा। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता और फिर एक और नया वाकया सामने आ जाता है। आखिर इंसाफ कब मिलेगा इन लोगों को और ये लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कहाँ जाएं? ये हमारा आज का सवाल है। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। मेरा पहला सवाल यह है कि
ये जिस तरह के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, लगातार इनमें सिर्फ इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ये घट नहीं रहे, एक के बाद एक इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती से बात करता है तब हम देखते हैं उसी कुछ ही घंटों बाद इस तरह का एक और मामला सामने आ जाता है। राजनाथ सिंह जब लोकसभा में बयान देते हैं उसके कुछ घंटों बाद अकबर को पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो आखिर सवाल ये उठता है, कानून का डर नहीं है, हुकूमत का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, तो फिर ये मामले रुकेंगे कैसे? मामले नहीं रुकेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जो हुकूमत है अभी वो बनी रहेगी। ये इसलिए कि ये हुकूमत बनी ही थी इस बुनियाद पर। आप 2014 के चुनाव प्रचार को याद कीजिए, जिसमें आज के जो वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार करते हुए बार बार क्या कहा था। उस वाक्य को मत भूलिए जब उन्होंने लोगों से कहा कि आपको 2 में से 1 का चुनाव करना है। क्या आप पिंक रिवॉल्यूशन चुनना चाहते हैं या व्हाइट रिवॉल्यूशन चुनना चाहते हैं? यह वाक्य बुनियादी है और इसमें छिपा हुआ था पिंक रिवॉल्यूशन यानी बूचड़ खाना, यानी गोमांस या मांस, और उसमें इशारा छिपा हुआ था इसका मतलब है मुसलमान जी। और व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी दूध, जिससे उन्होंने गुजरात को जोड़ा, अमूल को जोड़ा और कहा कि 2 में से 1 चुनना है। ये 2014 है, लेकिन आप बिहार चुनाव के प्रचार को भी याद कीजिए, जिसमें तब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, उन्होंने दोबारा इसी को आधार बनाया। और आप उस पोस्टर और उस प्रचार को भी मत भूलिए जिस पर इलेक्शन कमीशन तक को डांट लगानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें उन्होंने गाय को सामने रखा और कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये तमाम लोग दरअसल गो हत्या करने वालों के और गोमांस खाने वालों के साथ हैं। तो जब सरकार ही बनी है इस बुनियाद पर, सरकार उन लोगों की है जो यह प्रचार करते हुए सरकार में पहुंचे हैं, तो हम यह कैसे उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज पर लगाम लगाएंगे? और इसलिए यह बिल्कुल मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि इस सरकार के जो वजीर हैं वे जाकर उन लोगों को माला पहनाते हैं जो दरअसल लोगों को पीट पीट कर मार डालने के मुजरिम हैं, और जिनको भले ही जमानत मिल गई है लेकिन जो बरी नहीं हुए हैं पूरी तरह से, इसको नहीं भूलना चाहिए। और दूसरे जो वजीर हैं वो उनके पक्ष में लगातार बयान देते हैं। तो आप जब इस तरह के जुलूस निकलते हुए देखती हैं, यानी रामगढ़ वो पहला मामला था जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई। ये पहला मसला पूरे हिंदुस्तान में आया था जिसमें अलीमुद्दीन को जो पीट पीट कर मार डाला गया था तो सजा सुनाई गई थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे सजा याफ्ता लोगों में। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां तकरीबन 30,000 लोगों का जुलूस निकाला, यह कहते हुए कि सजा गलत हुई है और सीबीआई की जांच कराई जाए। और उसके बाद हमने मंत्री जयंत सिन्हा को देखा उनको माला पहनाते हुए, मिठाई खिलाते हुए, माला पहनाते हुए। और फिर हमने जम्मू में क्या देखा, कठुआ में, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई हम सब जानते हैं। और उसके बाद 30-40 हजार लोगों का जुलूस निकलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकालते हैं, 2 मिनिस्टर उनके हक शामिल होते हैं, 2 मिनिस्टर उनमें शामिल होते हैं, बल्कि यूनियन मिनिस्टर उसमें शामिल हो जाते हैं उस पूरी तहरीक में। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत दरअसल अभी ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने हिंदुओं को एक मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम मुखालिफ भीड़ में तब्दील करने की हर चंद कोशिश की है जी। और वो उसी बिना पर इस हुकूमत में हैं। तो हम बहुत भोले भाले लोग हैं जो हम इनसे ये उम्मीद करते हैं और हर बार दरख्वास्त करते हैं वजीर आजम से कि मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ये बिल्कुल बेकार दरख्वास्त है, और मेरा कहना यह है कि ये एक तरह से बेइज्जती है उन लोगों की जो मारे गए हैं जी। कि वजीर आजम से आप दरख्वास्त करें कि इनके मारे जाने की मजम्मत करें, क्योंकि वजीर आजम ने दरअसल वो पूरी बुनियाद बनाई है जिसकी वजह से ये सब लोग मारे गए हैं जी। 2 कॉलर प्रोफेसर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल लूंगी। उस्मान गनी चौहान हैं गुजरात से और शब्बीर अहमद हैं कश्मीर से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए अपना सवाल। हेलो जी, बुशरा खानम साहिबा बोल रहे हो? जी जी बोल रही हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा खानम साहिबा, मैं आपको 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। सवाल नंबर 1 ये है कि 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी जी, उस वक्त मैं तो 78 से BBC रेडियो सुन रहा हूँ, उस वक्त शहाबुद्दीन का
एक इंटरव्यू लिया गया था जी। जो इंटरव्यू लिया था उसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं याद करके आपको बताऊंगा। शायद अतहर अली थे या ओम थानवी साहब थे, कोई थे सही जी। उन्होंने यही सवाल पूछा था कि अब तो शहाबुद्दीन साहब बाबरी मस्जिद टूट गई है, आप अब क्या करोगे? तो शहाबुद्दीन साहब ने एक ही जवाब दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद टूटे, हम मुसलमानों को तशद्दुद में रहने की आदत सी हो गई है, अब हम तशद्दुद में रहेंगे तो उसी जमाने से तशद्दुद चल रहा है जी। तो ये तशद्दुद कब खत्म होगा? ये तो शहाबुद्दीन साहब ने क्लियर कर दिया था जी, जी। लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि सदियों दुश्मन जमाना रहा है हमारा, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं जी। क्या ये दो मुद्दों पे हमको जीना है या हम सब बन के जीना है? जी ये पॉलिटिकल एडिटर साहब जो बैठे हैं जी जी उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ और आपकी मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ। जी जी। प्रोफेसर पुगरान जी, बात आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आप 1992 को याद करें। अभी हम मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन 1992 क्या था? जी। पूरे हिंदुस्तान से भीड़ इकट्ठा की गई और दिन दहाड़े एक मस्जिद को गिरा दिया गया। लोग उसको भी मॉब लिंचिंग ही कहते हैं अब, जो कि वर्ड अब वो इजाद हुआ है एक तरह से। एक तरह की एक ऐसी इमारत जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती थी, जो हाथ नहीं उठा सकती थी, जो रो भी नहीं सकती थी जी। आपने उसको मिसमार किया पूरी तैयारी के साथ। इसके सबूत मौजूद हैं कि उसकी पूरी तैयारी हुई थी और उसकी अगुवाई उस शख्स ने की जो बाद में हिंदुस्तान का उप प्रधानमंत्री बना, और उसकी अगुवाई करने वाले बहुत सारे लोगों में आज हिंदुस्तान के मंत्री हैं, वजीर हैं जी। और नेता हैं, वजीर आजम भी हैं। तो फिर वह जो पूरा तशद्दुद का एक सिलसिला शुरू हुआ एक ढिठाई के साथ, और जिसमें हिंदुस्तान के आईन ने अपना काम नहीं किया, यानी उन सारे लोगों को आज तक सजा नहीं हुई है। वो सब लोग इज्जत के साथ घूम रहे हैं, उन सबको हमने कुर्सियां सुपुर्द कर दी हैं जी। इसका संदेश बहुत साफ है। संदेश यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद फैलाकर, उनके खिलाफ नफरत फैलाकर, जहर फैलाकर भी आप इज्जत के साथ हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जबकि अगर आप यूरोप को देख लें और दूसरे मुल्कों को देख लें, उनके माजी को आप याद रखें, लेकिन क्या आज वहां यहूदियों के खिलाफ जहर फैलाकर कोई इज्जत से रह सकता है? जी। कोई नहीं रह सकता कहीं भी। तो फिर यह इजाजत हमने हिंदुस्तान में कैसे दे दी और क्यों दे दी? तो जब तक हम अपने बारे में सोचेंगे नहीं कि हम सियासत कैसे कर रहे हैं, और जब तक हम ये सोचेंगे कि हम अपने बगल की कुर्सी पर उस आदमी को बैठने दे सकते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर लगातार फैलाता रहता है, और जब तक हम उसके साथ चाय पी सकते हैं, तब तक इस मुल्क में यह होता रहेगा। यानी जब तक वह सामाजिक रूप से उसको स्वीकृति मिली हुई है और हम उसको यह एहसास नहीं दिलाते हैं कि उसे किसी भी ऐसी महफिल में बैठने का हक नहीं जो तहजीब याफ्ता लोगों की महफिल है। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते हैं, अगर आप ये कहते हैं हम 5 हमारे 25, अगर आप ये कहते हैं कि हम इस रिलीफ कैंप को कैसे चलने दें क्योंकि इस रिलीफ कैंप में क्या हम टेररिस्ट पैदा होने की फैक्ट्री बनाएं जी। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप वजीर या वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? जी, जाहिर सी बात है, बहुत वाजिब ये सवाल हैं और ऐसे वक्त में ये मैं कह सकती हूँ बहुत हिम्मत की बात है कि इस तरह के सवाल उठाए भी जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की आवाजों को दबाया भी बहुत जा रहा है। इससे मुतालिक और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछूंगी और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं अपनी फोन कॉल करके। फिलहाल यहाँ पर मेरे लिए वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र जो कि अब भीड़ तंत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में। अपूर्वानंद जी, यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर वाकये को अगर हम देखते हैं, अकबर की मौत को हम देखते हैं, तो इसमें पुलिस के रवैये को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये सामने आ रही है कि दरअसल जो सो कॉल्ड गौरक्षक हैं जिन्होंने अकबर को पीटा था, उससे अकबर की मौत नहीं हुई,
नहीं बल्कि जब उसे लॉकअप में ले जाया गया वहां पर उसको पीटा गया और फिर उसके बाद जो 6 किलोमीटर का सिर्फ वो रास्ता था 4 घंटे तक घुमाते रहे, टी ब्रेक भी लिया और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गए क्योंकि जब तक वो अस्पताल पहुंचे अकबर की मौत हो चुकी थी। अब कार्रवाई के नाम पर कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सस्पेंड कर देना भर ठीक है? जिनसे हम इंसाफ की मांग करते हैं, जिनसे अपनी सिक्योरिटी की मांग करते हैं, अगर वही रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर इंसाफ की गुहार किससे लगाई जाए? देखिए, हिंदुस्तान की जो पुलिस है उसके बारे में खुद हिंदुस्तान की पुलिस से जुड़े हुए आला अफसरान ने रिसर्च किया है और उन्होंने ये बतलाया है कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ और जो अक्सरियत है, अकलियत है जी, अकलियत के खिलाफ इसमें बायस है, इसमें पूर्वग्रह है पुलिस में। ये कई तरह के रिसर्च जो किए गए हैं और पुलिस ऑफिसर्स ने किए हैं, उन्होंने ही बताया है। तो यह बात तो पहले समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स में एक इनसेंसिटिविटी अकलियत को लेकर, मुसलमानों को लेकर है, वो उनके खिलाफ है पहले से। इसलिए पहले से वो उन्हें इस लायक मानती है कि भले ही उन पर जुल्म हुआ हो लेकिन शायद ये जुल्म उन्होंने खुद पे बुलाया होगा जी, वही इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये पुलिस पहले से मानती है, ये उसका कॉमन सेंस है। दूसरे कि जब वो ऐसी हुकूमत को देखती है जो हुकूमत इसी सियासत पर चल के आज बैठी है सत्ता में, तो फिर उसका ये जो बायस है ये और इम्बोल्डन हो जाता है। और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि अकबर जिस पर हमला होता है और उसमें पहला फर्ज है पुलिस का कि उसे सबसे पहले वो हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन वो उसे पहले उठाती है, फिर चाय पीती है, फिर लॉकअप में ले जाती, थाने में ले जाती है, फिर वह खुद उसे पीटती है, जबकि उसका फर्ज है कि वो पहले उसको हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन खुद उसे पीटती है। तो यह जो मौत होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह मौत उन तथाकथित गौरक्षकों की वजह से नहीं हुई, मैं ये कहूंगा कि गौरक्षकों और पुलिस दोनों की पिटाई से उसकी मौत हुई, इसलिए दोनों उसमें बराबर के जिम्मेवार हैं। तो अगर वह गौरक्षकों से, तथाकथित गौरक्षकों से बच जाता है, और मुझे गौरक्षक कहने में भी काफी परेशानी है, ये वे लोग खुद को कहते हैं, लेकिन हम उन्हें सीधे सीधे कातिल कहें जी, और हम उन्हें ये कहें कि वो दरअसल मुसलमानों के कातिल हैं जी। वे गौरक्षक कतई नहीं हैं। गायों की रक्षा करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है मुसलमानों पर हमला करना। गाय उसमें बहाना है, गाय एक जगह गाय बहाना होती है, दूसरी जगह गोमांस बहाना होता है, और जुनैद के मामले में बहाना बना दिया जाता है सीट को। आखिर वो 14-15 साल का बच्चा था, उसे जब घेर कर चाकुओं से गोद दिया गया तो वहां तो कोई गाय नहीं थी ना। तो एक खास तबके के लिए जिस तरह से नफरत लगातार पल रही है, उसी के नतीजे हम लगातार देख रहे हैं। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद रागिब हैं दिल्ली से। जी पूछिए। राशिद है हमारे साथ दिल्ली से। राशिद साहब पूछिए अपना सवाल। राशिद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा राब्ता टूट गया है। लेकिन अपूर्वानंद जी, जब हम पुलिस के रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं, चाहे वजीर आजम की बात करें, वो अपना बयान देते हैं। राजनाथ सिंह को अभी हमने सुना, उन्होंने बयान दिया, वो बात कर रहे थे कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और यहाँ पर हंसी इस बात पे आती है कि सूबाई हुकूमत, ज्यादातर सूबों में तो खुद बीजेपी की हुकूमत है, मरकज में बीजेपी की हुकूमत है। तो आखिर फिर किसके लिए ये सवाल किए जा रहे हैं? और ये जो लोग हैं, अगर पुलिस साथ नहीं है, कानून साथ नहीं दे रहा है, हुकूमत साथ नहीं दे रही है, तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? मैं इसको दोहराना चाहता हूं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने आज ही जाकर कहा कि मैं हर वाकये के बाद बयान नहीं दे सकता जी, ये उन्होंने कहा। और इससे ज्यादा इनसेंसिटिव बयान कुछ नहीं हो सकता है। आपको हर वाकये के बाद बयान देना पड़ेगा जी, आपकी जिम्मेदारी है। आप होम मिनिस्टर थे और आपने जेएनयू में हुई एक छोटी सी मीटिंग, उसमें हुई कंट्रोवर्सी पर जब इतना बड़ा बयान देना जरूरी समझा, जिसमें आपने कह दिया कि इनके तार हाफिज सईद से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल गलत बात थी, झूठ था, और एक तरह से होम मिनिस्टर ने कि उस बयान ने हिंदुस्तान में जेएनयू के स्टूडेंट्स के खिलाफ भीड़ बना दी है, जो कभी भी उनकी जान ले सकती है, और होम मिनिस्टर ने आज तक माफी नहीं मांगी है। इसलिए आप जो ये कह रही हैं कि ये लोग जाएंगे कहां, तो ये फर्ज सबका बनता है कि वो मिलकर इस हुकूमत को हटाएं, क्योंकि जब तक ये हुकूमत है, पुलिस को यह मैसेज है कि आप
जो ये सारी चीजें हो रही हैं उनमें जिनके साथ जुल्म हो रहा है उन्हीं पर केस करें। इसलिए हमने सारी चीजों में देखा है कि सबसे पहले उन पर केस होता है, पहलू खान के पूरे परिवार पर केस है, जबकि पहलू खान के जो मुजरिम हैं जिन्होंने मारा है वो सब के सब छूट गए जी, सब के सब घूम। तो यहाँ जो घड़ी जो है या कहें कि बात जो है पूरी ही उल्टी कर दी जाती है, बल्कि केस उनके पर लगने के बजाय उन्हीं पर लगा दिया जाता है जो खुद विक्टिम है। हमारे साथ एक कॉलर है, अब्दुल जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी अब्दुल साहब बताइए अपना सवाल। हेलो जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि जरा टीवी का अपना वॉल्यूम बंद करते हैं तो आसानी रहेगी हम दोनों के लिए। जी 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 हाँ मैडम, बुशरा खानम से बात हो रही है ना? जी 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 बताइए अब्दुल साहब, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अब्दुल समद बोलिए मैडम। जी सवाल बताइए आप अपना। महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी जी बताइए सवाल अपना। हाँ मैडम, ये आज जो हादसा हुआ है अलवर में, जी ये हादसा जो है तो ये तो रोज हो रहे हादसे जी, पर महाराष्ट्र में हर दिन मुसलमानों पे झूठे गुने दाखिल हो रहे हैं जी। हाँ, और हर रोज मुसलमानों के ऊपर झूठे गुने दाखिल हो रहे हैं, मुसलमानों को किसी न किसी केस में फंसाया जा रहा है जी। तो जाहिर सी बात है वो सवाल तो नहीं है उनका, लेकिन वही है कि उनका भी वही दर्द है कि इस तरह के मामले लगातार तो सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये कि हर रोज किसी न किसी इल्जाम में फंसाया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है अपूर्वरंजन जी, क्योंकि सब वक्त मेरे पास बहुत कम है, कि माना कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, कानून कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन खुद जो विक्टिम है, जो मुसलमान है, उन्हें क्या करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है सोसाइटी के तौर पर कुछ ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि मुसलमानों का कोई रहनुमा तो है नहीं जिनसे वो उम्मीद लगाएं कि कोई वो आवाज उठाएंगे, और मुसलमानों ने कभी अपने ही मजहब के कोई रहनुमा चुने भी नहीं है। तो ऐसे में अभी एक सोसाइटी के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी के तौर पर मुसलमानों को बहुत साफ साफ ये कहना चाहिए कि इस मुल्क में उनका बराबर का हक है और बराबर का दावा है, और उन पर इस तरह से हमले नहीं किए जा सकते और वे इसे बर्दाश्त करेंगे नहीं। अभी तक उन्होंने ये बात साफ तौर पे नहीं कही है जी। वे मिलकर सामने नहीं आए हैं। उनको मिलकर सामने आना होगा और कहना होगा, और उन्हें सारी सियासी पार्टियों से भी कहना होगा कि वे मुसलमानों से दूर दूर अपने आप को न दिखाएं, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान के शहरी हैं जी। और हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते उनके हक भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल हक हैं, हिंदुस्तान के बाकी शहरियों की तरह। तो आप ये नहीं कर सकते कि इन पर चुप्पी साध लें या इन पर नरम ढंग से बात करें या इन पर घुमा फिरा के बात करें। वे मारे जा रहे हैं, उनको गलत केसेस में फंसाया जा रहा है, उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन सारी चीजों को आप एक कतार में रख के देखिए। अब साले शरीफ साहब ने बिल्कुल साफ, और वो जिम्मेदार आदमी हैं, वो कोई इस तरह नुक्कड़ पे खड़े होकर भाषण देने वाले व्यक्ति नहीं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बताया है कि लाखों मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। असम में एक दूसरी कवायद चल रही है, यहाँ तशद्दुद चल रही है, वहां आप जेल में डाल रहे हैं। तो ऐसे में एक कलेक्टिव एफर्ट जो है सोसाइटी के तौर पर उन्हें करने की जरूरत है, डर कर बैठने की नहीं बल्कि आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वरंजन जी, आप स्टूडियो में आए, अपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपकी बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपने राय, अपने मशवरे हमें भेज सकते हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आप जुड़ सकते हैं। अपने राय, अपने मशवरे, अपने सवाल वहां पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।